अच्छा, सबको मैसेज जाता है कि रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर, ये अच्छी बात है। Anyway, so let's start physics. So in the last class हम लोगों ने अब इसे गर्मी नहीं लगना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, मेटल से रिलेटेड या सॉलिड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये माना कि हम मेटल की बात कर रहे हैं और उस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से फ्री है जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस एटम्स होते हैं। इसलिए उस थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिक गैस मॉडल कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट के दौरान उसमें डिफरेंट कोलिजन्स होते हैं। दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको मीन पाथ, विपरीत पाथ कह दिया गया, जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम कह दिया या एवरेज टाइम कह दिया। कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने की कोशिश किया था और उन सारी चीजों में हम कन्वेंशनल फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उसको हमने इस्तेमाल किया था। हमारे 11th क्लास के फिजिक्स, न्यूटन्स रिलेशन, न्यूटन्स इक्वेशन हमने यूज किया। 12th क्लास के फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पार्ट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कुछ पार्ट हमने यूज किया, जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आया था। तो ये सारा जो कांसेप्ट है वो क्लासिकल कांसेप्ट है, उनके अपने लिमिटेशंस है, क्योंकि वो कुछ पार्ट को ही, कुछ प्रॉपर्टी को ही वो एक्सप्लेन करता है, तो वो उनका अपना एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेड थ्योरी है। नाउ टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स पढ़ चुके हैं सो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा था कि दैट क्वांटम फिजिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन, ये जो है क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है। हालांकि उसको समझने के लिए हम क्लासिकली कर लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज कर लिए। तो इस क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना में हम थोड़ा सा उस मटेरियल के इनसाइड जाने की कोशिश करें। मटेरियल्स में जनरली अगर हम कॉपर वायर ले रहे हैं तो उसमें कॉपर होंगे और कॉपर क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स पे, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो कॉपर है, कॉपर के जो एटम्स हैं, ये एटम्स एक रेगुलर एटॉमिक एलिमेंट के फॉर्म में हमारे पास होगा। दिस इज दैट द क्रिस्टल ऑफ कॉपर। और अगर तुम लोगों ने एक टर्म अगर कोई सुना होगा, दैट टर्म इज नोन एज द लैटिस। लैटिस वगैरह सुने हो? लैटिस इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये एक, ये जो है वो ये रेगुलर अरेंजमेंट है और इस रेगुलर अरेंजमेंट में इसको एक लैटिस या क्रिस्टल हम कह दिए। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ऐसे ये 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसी कॉपर से, दिस इज दैट कॉपर, इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई फ्री होता है, these are that electrons, let's say अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री हुआ, हेलो, गुड मॉर्निंग। कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पे क्लास चालू कर चुका हूँ। कितने बच्चे हैं? हाँ नहीं, उसमें जैसे 5-7 स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे बन जाता है ना, ज्यादा स्टूडेंट होने से मुझे वहाँ शुरू करना पड़ेगा, तो 8 से 10 स्टूडेंट को यहीं पे ले लेते हैं। हाँ नहीं, बाकी 5 बच्चे यहाँ, बाकी बच्चे मेरे पास है, यहाँ पे 5 बच्चे मेरे पास है, तीनों को भेज दीजिए जल्दी से। 3 स्टूडेंट वहाँ पे हैं, उनको मैसेज भी नहीं किया। So these are that electrons। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये आयंस बन जाते हैं, सब के सब ये कॉपर आयंस हो जाएंगे। हाँ, तो उस कॉपर आयंस में तो न्यूक्लियस वाला पार्ट रहेगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ में रहेंगे, तो एक कोर हो जाता है, एटॉमिक कोर हो जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एटॉमिक कोर हो गए। अब ये पॉजिटिव आयंस है, तो ऑब्वियसली अगर कोई तुम लोगों ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो अगर एक आयंस अगर कुछ होता है तो इस आयंस का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक पोटेंशियल होता है। तो वैसे ही ये जो पॉजिटिव आयंस है, इस पॉजिटिव आयंस के पोटेंशियल्स होते हैं।
और ये पोटेंशियल्स को हम अगर कोई ब्लॉक डायग्राम से अगर खींचने की कोशिश करें तो दिस इज दैट पोटेंशियल। पोटेंशियल्स के फॉर्म में अगर कोई डायग्राम के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो दिस इज दैट पोटेंशियल, और ये बीच में एक गैप आ गया, दिस इज दैट वन, फिर ये पोटेंशियल, दिस इज दैट वन, दिस इज दैट। मींस यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है, बीच में तो जो कि दो आयंस के बीच के जो प्लेस है वो गैप है, यहां पर पोटेंशियल, और इसी गैप से होकर के इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करनी है। अब एक इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे सोचिए इन बिटवीन दिस, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को ये आयंस भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आयंस भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम इस गैप में अगर को ले लें और यहाँ पर इस पोटेंशियल को हम थोड़ा सा इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि ये इधर आने की कोशिश करेगा तो ये खींचेगा, इधर आने की कोशिश करेगा तो ये। दूसरा एक चीज में, और अगर माइक्रोस्कोपिकली इसको सोचने की कोशिश करें तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसके जो और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन भी उसको रिपेल करेगा। यस सर, है कि नहीं? क्योंकि वो जो आयंस हैं वो उसको इस ढंग से सोचा जा सकता है, ये तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो में आकर के ये फ्लो हो रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं। हमने इस पे फील्ड लगा दिया, इसमें ऐसे फील्ड लगा दिया, तो इस फील्ड लगाने से शिफ्ट कर दो तो फिर वो रिपल्शन क्या चीज का कुछ नहीं सकता। तो ये इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस दोनों बॉल के बीच में मूवमेंट करता है। और ये वही कंडीशन है जो कंडीशन हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा है, दैट वाज दैट अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। इस प्रकार का जो कांसेप्ट है इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज क्वांटम वेल या पोटेंशियल वेल। दिस इज नोन एज पोटेंशियल वेल। इसको पोटेंशियल वेल, द वेल ऑफ पोटेंशियल। दो मैक्सिमम इस डायरेक्शन को पोटेंशियल, इस डायरेक्शन पोटेंशियल है बिकॉज़ ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस, और ये वाला जो पार्ट है ये पोटेंशियल। अब हम इस पोटेंशियल वेल के अंतर्गत उस इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मेथड इज सेम। सो व्हाट वी विल हैव, दिस इज दैट पोटेंशियल वेल, मैं सिंगल पोटेंशियल वेल ले रहा हूं। अगर मैं डायग्राम इसी को बनाता कि पोटेंशियल वेल होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है ना, सो मैं इसको इस ढंग से डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। So this is that potential है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x is equal to 0 to x is equal to L, तो पोटेंशियल मैंने ले लिया। कितने लोग हो? 6 लोग हैं। अच्छे लोग हो गए, बताना चाहिए था 3 लोग बोल रहे हैं पहले से, इसलिए मैं पूछता हूँ कितने लोग हो। सही लोग हैं तो बाहर से नहीं आने चाहिए। चलो देखो तो डार्क रूम को ये देखें, 2 मिनट लगेगा सिर्फ तो डार्क रूम में। So this is x is equal to 0 to x is equal to L। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, देखो डार्क रूम तो ये है क्या, तो वापस क्लास में जाना पड़ जाएगा। चलिए निकाल देंगे। लेट्स सी अभी इसको निकाल दे तो निकाल देंगे, इसको नीचे से दबा। नीचे तो से फोटो तो देख ले। अरे छोड़ यार, बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसको नीचे ले लो, अब मतलब बता। अब मतलब मैं मैसेज में नहीं बता सकता, निकला भी। तो बहुत सही बनना पड़ता है। तू लैपटॉप को नहीं बताया, वो सामान दे दे दे।
हेलो। नेटवर्क गया क्या? सही है, दिख रहा है पूरा कंप्लीट आ रहा है? ओके। जैसे आप बोलते हो वो भी लिखना है मोस्ट ऑफ ना, वो भी लिख रहा हूँ। उसको लिखना चाहिए क्योंकि मैं हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखा करता, है ना। बहुत सारी चीजें एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में लिखना है यस या सीधे कॉपी करना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पोटेंशियल वेव। ये पोटेंशियल वेव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस है, और इसकी वजह से ये एक मैक्सिमम पोटेंशियल का एक हाइट क्रिएट कर रहा है। हम लोग पूरे डिटेल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे, मैं सिंगल वेल को लेकर के कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और एज फार एज द पोटेंशियल इज कंसर्न, इसको मैं मान लेता हूँ तो दिस इज हियर दैट पोटेंशियल इज v is equivalent to infinite, and here also that potential I have that v is equivalent to infinite, and the potential energy, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूवमेंट करता है, और इस मोमेंट में हम ये कह सकते हैं कि दैट पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू 0 इनसाइड दिस वेव, क्योंकि वो वहां पर वो स्टैटिक फॉर्म पे नहीं होता, रेस्ट पे नहीं होता, वो उसके अंतर्गत जो है वो मोमेंट पे है, मोशन पे है, रेस्ट पे नहीं है। So this is x is equal to 0 and x is equal to l. So if you remember, अगर श्रोडिंगर इक्वेशन का केस हम लोगों ने अगर कोई लिया होगा तो ये सिचुएशन वही है। वहां पर मैंने कह देते कि पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, ये वही चीज है, एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल वेल के अंदर रहता है, दिस पोटेंशियल वेल इज क्रिएटेड बाय कोर्स, कोर ऑफ दैट कॉपर। अगर हम कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर, सिल्वर ले रहे हैं सिल्वर, डिपेंडिंग ऑन मेटल और डिपेंडिंग ऑन सॉलिड। अगर सॉलिड है तो जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का आपको कोर रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन अगर कोई लिखते हैं, देन द श्रोडिंगर इक्वेशन बी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गया? श्रोडिंगर इक्वेशन इज देयर एन इशू? बन नहीं रहा है? हो जाएगा। So the time independent Schrodinger equation, what we have, इसे भी Schrodinger equation पता है, del square psi by del x square plus h square by 2m e minus u psi is equal to 0. Is this? याद है ना Schrodinger equation? यस सर। यही है ना? भूल गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है 2m by h क्रॉस स्क्वायर हो? सर ऊपर नीचे का 2m/h² है क्या? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये 2m/h क्रॉस स्क्वायर है कि h क्रॉस स्क्वायर बाय 2? यही है ना? अब हाँ, सबके सब सर हिला एकदम से, हाँ सही है सही है सही है। h क्रॉस h क्रॉस स्क्वायर है ना, so this is 2m/h क्रॉस स्क्वायर। अब सही है, ठीक है ना? देखो अगर तुमने गलत किया तो फिर सारा कैलकुलेशन गलत होगा, मैं नहीं जानता, कैलकुलेशन तुमको करना है। हाँ, so this is that wave function del square psi by del x square। मैं इसे x एक्सिस को ले रहा हूँ और ये x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू l है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मोमेंट कर रहा है।
हो गया? चलिए अब इसको हम इसके लिए कन्वर्ट करें, फॉर दिस पोटेंशियल रे हियर u इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल है, उसमें कंफ्यूज मत करना। किसी किसी बुक में, मैं इसलिए यहाँ पे क्लियर करता हूं, किसी किसी बुक में इसको u से डिनोट कर देते हैं पोटेंशियल को भी, है ना? तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हाईएस्ट लगभग मैं इसको इनफाइनाइट के मान लिया, हालांकि इनफाइनाइट नहीं होता है सॉलिड क्रिस्टल पे, लेकिन फिर भी सिचुएशन चूंकि ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑस्किलेट करता है, यहां से टकरा के वापस बाउंस हो जाता है, जैसे वहां पर पार्टिकल होता है। तो बाउंस तब होता है जब हम उसको हार्ड वॉल मान के चलें। हार्ड वॉल मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल, इसलिए इसको असम्पशन दिया गया है। सो दिस इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर कोई चूंकि रेस्ट के फॉर्म में नहीं है, मोमेंट पे है, इसलिए potential energy is 0. So here this potential energy is 0. So this del square psi by del x square plus 2m h cross square e psi it is equal to 0. इसको फिर हम लोगों ने assumption दे दिया था एक इक्वेशन को, so that we have this del square psi by del x square plus k square psi it is equal to 0. अगर सब याद हो तो मैं जल्दी जल्दी करते चला जाऊं। हमने इसको k स्क्वायर लिया था, where k that is equal to 2m by h cross square e in the under root। k की जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, और एनर्जी के टर्म में अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको एनर्जी के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो हियर दिस एनर्जी थोड़ा थोड़ा अपन मैं कंपेयर करते चले जाएं, तो दिस 2m by h cross square e is equal to k square, or e is equal to k square h cross square by 2m। सारा क्वांटम फिजिक्स एक बार रिमाइंड करा देता हूं मैं। and this h cross square k square, h cross square k is equal to momentum p। so we have that classical relation that is equal to p square by 2m। is that classical relation? तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कहीं पे सही है, कहां पे गलत है ना? यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि h क्रॉस बाय 2m है कि m अपान 2h क्रॉस है, तुरंत उसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं। चलिए सो दिस इज द टर्म। नाउ हमें इसका सॉल्यूशन अभी असम्पशन करनी है। सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। सेम सॉल्यूशन वी हैव टू, सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, what is the solution? साइन आप क्लास के टर्म में लिखे थे। the solution of this equation is, what will be the solution? that psi is equal to a sin kx plus b cos kx, ऐसे कुछ लिए थे। ऐसे चाहो तो तुम लोग ब्लाइंडली इसको कर सकते हो, वही है। अगर तुमको पोटेंशियल ये वाला अगर कोई वो पार्टिकल इन अ बॉक्स आता है तो सारा कैलकुलेशन वही आना है इसमें। ओके, सो दिस साइ इज इक्वल टू a sin x b cos x। अब इसके बाद हमारे पास बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। सो वी हैव टू बाउंड्री कंडीशंस, x इज इक्वल टू 0, psi इज इक्वल टू 0, सेकंड है k इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू x, psi इज इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, first boundary condition, what we have, 8x is equal to 0, psi is equal to 0, okay, so put the value of x is equal to 0 here. So this is right and left hand side is 0, a sin 0 plus b cos 0. Here this is 0, a is equal to 0 plus b multiplied by 1. Last 0 is 1. So b, this implies b is equal to 0। इससे पता चलता है कि b की वैल्यू जो सेकंड कोएफिशिएंट है b, उसकी वैल्यू 0 होता है। तो हम पहले भी यही किए हैं, एक बाउंड्री कंडीशन रखने से हमारे पास जो सेकंड कोएफिशिएंट हम एज्यूम किए रहते हैं वो 0 आ जाता है। तो हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है क्वांटम फिजिक्स का। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करें बाय यूजिंग
सेकंड बाउंड्री कंडीशन एक और आया। तुम लोग ऐसे कहाँ भटकते रहते यार, तुम लोग टाइम भी पहुंचा करो। और ये अगर कोई क्लास रहना है तो 10:30 क्लास है तो इसको 10 मिनट पहले पहुंचो ना, अदरवाइज उनको भी डिस्टर्ब होगा, मुझे भी डिस्टर्ब होगा, क्लास को डिस्टर्ब होगा। तो दैट x is equal to l, again psi is equal to 0। यहाँ पर भी psi is equal to 0, psi हमें या psi के स्क्वायर हमें ये बताता है कि पार्टिकल का एग्जिस्टेंस, यहाँ पे पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल है ही। तो दैट सेकंड बाउंड्री कंडीशन x is equal to l, psi is equal to 0। हमारे पास अब ये रह गया, तो दिस psi is equal to now a sin kx, ये बचा था हमारे पास, क्योंकि b की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दिया, तो हमारे पास ये बचा हुआ है psi is equal to a sin kx, इस पे हम लोग इसको यूज करेंगे। This a sin k multiplied by l is equal to 0, और sin kl it is equal to 0, and kl it is equal to n pi, and that will be plus minus n pi। So k is equal to n pi by l, plus minus। Okay, so this is the value of k, और इसको हम चाहे तो इसको k n लिख सकते हैं, क्योंकि वो n टर्म के लिए n is equal to 1 2 3 ऐसा होगा, तो k1 is equal to pi by l, k2 is equal to 2 pi by l, like that। So this is k n is equal to plus minus n pi by l is the value। Correspondingly, we have to calculate energy। एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था? So that we have taken these 2m by h plus square e is equal to k square, ये हम लोगों ने दिया था। So this e n is equal to k n square, h cross square और h cross square k n square by 2m, this will be that energy। हमें इसी एनर्जी से मतलब है, बाकी पैरामीटर हम एक कोएफिशिएंट भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वगैरह लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट। वहां पर हमारे पास एक स्टेप और रहता है, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद a की वैल्यू लाते हैं, और a की वैल्यू कितना आया था? दैट वाज इक्वल टू 2 by l, l by 2। ठीक है, नहीं है हां सब भूल गए हैं। सो दिस वेव फंक्शन psi is equal to a की वैल्यू कितना आया था? रूट ऑफ 2 by l, अंडर रूट कुछ था, k by 2, आगे पार्ट पीछे से पार्ट है यार, अंडर रूट 2 by l, ठीक लिखा हूं ना मैं, मतलब मेरे मेमोरी काम कर रहा है। हाँ, तो तुम एक छोटा सा गलती लिखने के बाद तुम लोग पकड़ में आ जाते हैं। जानबूझ के इस स्क्वायर बाय 2m लिख दिया, और मैं उसको वैसे ही कर देता ना तो कैलकुलेशन आगे बढ़ जाता, कोई टोकने वाला नहीं मिलता मेरे को। रिवाइज करना चाहिए। तो दिस इज, ये एक नेक्स्ट स्टेप रहता है जहां पर तुम लोग उसको इंटीग्रेट करते हो और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के करते हैं। मैं यहां तक डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं। सो दिस en is equal to h cross square kn by 2n। नाउ लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। हियर दिस kn, where this kn is equal to n pi by l, प्लस माइनस भी लेने से इसको प्लस माइनस भी लूंगा, यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में आएगा, इसको माइनस 2 या प्लस 2 प्लस में ही आएगा। so this en, it is equal to n square pi square h cross square by 2m l square, और h क्रॉस को if
H क्रॉस कैन बी टेकन इज इक्वल टू H अपॉन अगर 2 पाई अगर लेते हैं, ये पाई कैंसिल हो जाता है, एक पाई कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो En आ जाता है दैट En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 8ml स्क्वायर. दिस इज दैट एनर्जी टर्म. थोड़ा सा पाई कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ा बस करें 3.14 उसका भी स्क्वायर कर रहा है ना. तो फॉर द सेक ऑफ बेसिक कैलकुलेशन और जनरली इस फार्मूला को अपन यूज कर लेते हैं. तो दिस En is equal to n square h square upon 8ml. अब n is equal to 1 और n is equal to 2 रखते जाएं तो हमारे पास एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आएंगे उस इलेक्ट्रॉन का. So we have this En is equal to n square h square. हर बार h क्रॉस लिखने की आदत है ना, देख लेना गड़बड़ मत करना. 8ml स्क्वायर वो h क्रॉस लिखने की आदत रहती है ना, तो कई बार वो h लिखते लिखते h क्रॉस हो जाता है, वो मिस्टेक मत करना और कंफ्यूजन होता है h क्रॉस और h फार्मूला में फिट करते समय. तो दिस इज h नॉट h क्रॉस. This n is equal to 1, so let us have this is that potential well. So here n is equal to 1. n is equal to 1 पे एनर्जी की वैल्यू कितना होगा? So that energy value will be so E1 that is equal to h square by 8ml square. Second, this n is equal to 2. n is equal to 2 कितना हो जाएगा? 4 times h square by 8ml square. n square तो 4 times. n is equal to 3. So n is equal to 3. So this energy is equal to, so this is E2. E2 is equal to 4 times. So E3 that is equal to 9h square by 8ml square. So ये जो एनर्जी लेवल्स है, these energy levels are discussed. अब जो इलेक्ट्रॉन होगा जिस पार्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतने के बराबर होगा. यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतने के बराबर होगा. और तुम लोग फिर वो केमिस्ट्री में अपाउस प्रिंसिपल पढ़ते हो जिसमें कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी के ऑर्डर्स में होता है. पहले लोएस्ट एनर्जी वाला पार्ट भरता है, उसके बाद फिर अपर एनर्जी वाला पार्ट भरता है. उसी के अपाउस प्रिंसिपल के बाद फिर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं. उसमें ये कहा जाता है कि किसी एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता. दिस इज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओम्स रूल भी पढ़े हो, अप स्पिन डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरा इसमें काम आने वाला है. अगर बाय द वे हमारे पास अगर कोई बोरान या कोई एक एलिमेंट्स ले लें, दैट इज फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने सोडियम 11 लिया था. तो सोडियम 11 अगर कोई ले रहा हूं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है? 1s2 2s2 2p6 3s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब यहाँ पर ये जो पहला जो लेवल है, इस लेवल पर 2 इलेक्ट्रॉन ये रहना है. ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे. ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अपर स्पिन वाला होगा, एक अपर स्पिन वाला और एक डाउन स्पिन वाला. नेक्स्ट जो लेवल होगा उस नेक्स्ट लेवल में फिर से ये n is equal to 2. अब इस n is equal to 2, this will be the combination of p and s orbitals. Remember this. ये जो 1 और 2 जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये है n is equal to 1, n is equal to 2. मतलब n is equal to 2 में s orbitals भी रहेंगे, p orbitals भी रहेंगे. और p orbitals 3 होते हैं, px py pz. Okay, so we will have 4 lines as possible. है ना? So 1 line 2 3 4 like this. s orbitals में 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं. p ऑर्बिटल में फिर से इस प्रकार से तो px py and pz. तो ये जो
8 कितना हो जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी एनर्जी इतने के बराबर होगा, इसी के आसपास। थोड़ा सा और उसमें तुम लोग 2 और क्वांटम नंबर्स पढ़ते हो, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स जो पढ़ते हो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। मैं अपना डिटेल केमिस्ट्री पे नहीं जा रहा, ओके, जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक इलेक्ट्रॉन्स और है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज दैट वन, सो हियर एंड दैट मे बी आप स्पिन हो सकता है, डाउन स्पिन हो जाए, उसका फ्रीडम है क्योंकि वो अकेला है, अकेला रहने से फ्रीडम ज्यादा होता है कि नहीं? तो अपनी मर्जी वो आप स्पिन कर सकता है, डाउन स्पिन कर सकता है, ठीक है। तो जिस मैक्सिमम लेवल, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे लेवल्स हैं ना, तो ये जो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखते चले जाएंगे, वो सब के सब जो है वो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स है। तो सर पकड़ ली क्या वो? नहीं, सर दर्द हो गया क्या? नहीं ना? तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लग गए। हाँ, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों लग गया। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट जो लेवल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइन जो खींच रहा हूँ, ये अवेलेबल लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री यूज करेंगे। जैसे अगर कोई मेरे पास अगर कोई सोडियम है, मैं सोडियम को लेकर के चल रहा हूं, तो इतने सारे मेरे पास लेवल्स हैं और भी ऊपर तक। तो जिस मैक्सिमम लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, एक कंसेप्ट मैंने क्या हुआ काय चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लो के बाद में। तो जिस मैक्सिमम लेवल तक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, क्लास में हम लोगों ने फर्मी एनर्जी लेवल का कंसेप्ट लिया था, और फर्मी एनर्जी लेवल्स में मैंने कहा था कि जो फर्मी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो लेवल्स होते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जिस लेवल तक मैक्सिमम लेवल तक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उस लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। तो इस केस में ये वाला जो लेवल होगा, दिस लेवल इज फर्मी एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इस लेवल तक पहुंच रहा है। मैं 0 केल्विन की बात कर रहा हूं ना, टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो और आगे तक जाएगा, पोटेंशियल लगाऊंगा तो और आगे तक जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरी 0 केल्विन पर इस लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है, इसलिए इसको फर्मी एनर्जी लेवल कहा जाएगा। तो तुमको अगर कोई एक एलिमेंट दे दिया गया, उस एलिमेंट के लिए अगर कोई कहा जाता है भाई इस प्रकार से एक डायग्राम तैयार करिए और फिर फर्मी एनर्जी लेवल को लोकेट करिए, तो यू कैन लोकेट। और ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो इसी के आसपास इसमें रहना है, ठीक है। तो यहां तक, अब चूंकि मैं इसमें ना थर्मल एक्साइटेशन को ये कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कह दिया कि ये मिनिमम फर्मी एनर्जी लेवल हो सकता है, जबकि जब हम कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड वगैरह जब करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आगे, तो उसमें दिखाया जाएगा कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच होगा, सेमीकंडक्टर के केस जब आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, थर्मल एक्साइटेशन से थोड़ी सी एनर्जी मिल जा रही है, थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि फिक्स होना चाहिए, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स ना होकर तो थोड़ा सा ऊपर तक जंप करेगा। हम लोग जब सेमीकंडक्टिंग लेजर पढ़ रहे थे उस समय में इसको बड़ा डिटेल किया था, एक किस तरह से ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको मैथमेटिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर दिस, वहां पे मैंने थ्योरेटिकली बता दिया था कि टेंपरेचर बढ़ाने से ऐसा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऐसा होगा, डोपिंग से ऐसा होगा। उस चीज को हम इस पार्टिकुलर यूनिट में मैथमेटिकली भी देखेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल को भी मैंने कह दिया था कि दिस इज द एनर्जी लेवल, उसको भी हम यहाँ पर मैथमेटिकली चेक करेंगे कि यस जो हमने पहले कहा था वो सही है कि नहीं। ओके, सो ये लेवल, जिस लेवल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसको फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो फर्मी एनर्जी होगा। सो द फर्मी एनर्जी इज EF Fermi energy that is represented by EF। ये EF होगा। अब यहाँ पर इसी फार्मूला में, मैं इसी फार्मूला मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिस इज NF स्क्वायर, क्योंकि वो फर्मी एनर्जी लेवल की संख्या है। NF स्क्वायर H स्क्वायर बाई 2m L स्क्वायर। अच्छा, एक, सो दिस इज 8ml स्क्वायर। क्या क्लियर है?
सिंपल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ ले रहा हूँ मैं, और बहुत हद तक प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है कि इन तीनों सब्जेक्ट को 3 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। नहीं, तुम्हारी 11th 12th के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इन तीनों को 3 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं और आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। फिजिक्स वाला टीचर केमिस्ट्री नहीं जानता, केमिस्ट्री वाला टीचर जो है मैथ्स नहीं जानता, मैथ्स वाले टीचर को फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती। तो मैथ्स वाला जो सिर्फ कैलकुलेशन कराता है, केमिस्ट्री वाला जो सिर्फ केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें मैथमेटिक्स कम से कम आए वो कराने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा फिजिक्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। फिजिक्स वाला प्योर फिजिक्स बताने की कोशिश करता है अगर वो केमिस्ट्री और मैथ्स के कंसेप्ट पे नहीं, हालांकि उसकी मजबूरी है कि उनको मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि बिना मैथ्स का वो फिजिक्स नहीं समझा पाएगा। इफ ही इज अ गुड फिजिक्स टीचर तो उनका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। इफ यू आर अ गुड फिजिक्स स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। हाँ, लेकिन उस मैथमेटिक्स का प्रॉपर एप्लीकेशन आना चाहिए, ऐसे नहीं कैलकुलेशन करके धरती हो गए काम खत्म नहीं। या डूइंग मैथ्स, उसका इंटरप्रिटेशन जो है प्रॉपर्ली तुम्हारे पास रहनी चाहिए। सो हमने अभी इंटरप्रिटेशन में क्या किया, एक श्रोडिंगर इक्वेशन लिया। श्रोडिंगर इक्वेशन को किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक हमको परेशान करके रखा हुआ है, किस तरह से मूवमेंट करता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी हमने किया, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कहीं पे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूवमेंट करता है, पोटेंशियल बेल को हम लोग मैपिंग किया। मैपिंग करके सॉल्यूशन से हमें ये पाया है कि उस इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा ये 2-3 पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। एक तो उसकी एनर्जी, उसकी संख्या, और चूंकि हम पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं तो एक लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस मैक्सिमम लेवल पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग फर्मी लेवल कह रहे हैं अभी तक, और उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा दैट ई एफ इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर। वहां पर हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लासिकल अगर इक्वेशन मैंने यूज कर दी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी निकल जाएगा। मैं इसको एक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो मान के चला गया, यहाँ पे प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, प्योरली काइनेटिक एनर्जी है। उस लेवल में, नॉट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं, उस लेवल के अंतर्गत वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, वी कैन कैलकुलेट इट से वेलोसिटी। सो दिस इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स यार। तुम जस्ट इमेजिन करके देखो उस चीज को कि एक लेवल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन मोमेंट में उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करो, इतनी वेलोसिटी के साथ वो मोमेंट है। तो दिस इज इक्वल टू nf square h square by h, and one can calculate this velocity. You can calculate, no problem. ये इक्वेशन ये किसी बुक में नहीं मिलता, ये तो अपने इमेजिनेशन की बात है। वो बड़े बड़े पीएचडी स्टूडेंट लोग पूछते हैं, बहुत बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लोग कहीं पे रिसर्च कर रहे हैं, सर मेरे पास से फर्मी एनर्जी लेवल तक तो मिल गया सर, एनर्जी आ गया, बट हाउ आई कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दैट एनर्जी लेवल। तुरंत कहता हूं जस्ट थिंक अबाउट द फिजिक्स यार, कोई यहां पे कोई फार्मूला दिया थोड़ी है। दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो एक्चुअली जीरो मान के हम चल ही रहे हैं। अब यहां पर एक कैपिटल एन अगर कोई टर्म है, that capital N is actually the numbers of electrons, let's say। ये numbers of electrons जो है उसको हम लोग चाहे तो इस NF के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर काउंटिंग में मैंने n is equal to 2 पर इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मानते हुए मैंने n is equal to 2 ले लिया है। लेकिन अगर उसको नंबर्स ऑफ लाइंस अगर कोई मान के चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, तो मेरे पास कितने लाइंस होंगे, एक लाइन ये हो गया, यहाँ पर मेरे पास 4 लाइंस होंगे, 1.2s px py pz, यहाँ पर 4 लाइंस होंगे, और ये जो रहेगा वो 5वां लाइंस होगा। पांचों की छठवां, हाँ नीचे एक और है, यस, है ना। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है इसके साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, सो इफ वी हैव, ये सब आगे कैलकुलेशन में आने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि वहां पे जाने के बाद उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। इफ वी हैव n electrons, then NF can be written as equal to n by 2 if n is
E1। और अगर आड हुआ तो एक बच जाता है, एक और एक्स्ट्रा हो जाता है ना। एंड दिस विल बी NF, दिस इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd। जनरली अगर हम E1 को लेकर के चल रहे हैं तो डायरेक्ट उसको n के साथ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। सो दिस लेट्स पुट NF हियर, NF की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं और n को उसके साथ ले सकते हैं। इन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ स्टेट्स और फर्मी एनर्जी लेवल्स, ये सब के सब जो है हमारे डिस्कशन में एकदम फ्रीक्वेंटली यूज में आने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा फिजिक्स देखो, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। हमारे पास लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल्स अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं। कुछ कुछ टर्म्स जो यूज में आएगा उसको ध्यान से समझना। एनर्जी लेवल्स अवेलेबल मींस इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इट्स एनर्जी लेवल्स अवेलेबल। जैसे यहाँ पर n1 2 3 4 5 इनफाइनाइट इंटीजर्स वैल्यू है, प्लीज डोंट यूज 0, है ना। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। दूसरा पार्ट होगा वो एनर्जी लेवल्स जो कि ऑक्युपाइड है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को हमने फिल किया हुआ है। तो सेकंड होगा एनर्जी लेवल्स, इस प्रकार के टर्म आएंगे, एनर्जी लेवल्स ऑक्युपाइड, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, जैसे इसमें ये ऑक्युपाइड है। तो ये जो NF जो मैं कह रहा हूं, ये एक प्रकार से ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स है। कितने NF, और ये जो N है, हियर दिस इज N, टोटल N इनफाइनाइट हो सकता है। दिस ऑक्युपाइड दैट विल बी NF, फर्मी एनर्जी लेवल तक ऑक्युपाइड हो सकता है। हम हर एनर्जी लेवल पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, वी कैन कैलकुलेट। और ये सब के सब जो किसके अंदर है, वैलेंस बैंड के अंदर है। उसके ऊपर वाली जो बात होगी वो क्या होगा, दैट विल बी कंडक्शन। अब यहाँ पर और भी लेवल्स आएंगे, ऐसे और भी बहुत सारे लेवल्स हैं। ये सब के सब जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये तो हो गया तुम्हारा कोर, ये तुम्हारा उस, ये सब के सब जो है वो कॉपर का कोर के अंदर है। यहाँ से यहाँ तक कॉपर के कोर में है। जस्ट इमेजिन, मैंने जो डायग्राम खींचा था उसमें, ये कॉपर के कोर में इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ एसोसिएटेड है, उसके एनर्जी लेवल्स है। ये वाला जो है वो क्या चीज है, दिस इज दैट बैलेंस, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट ये में है जो फ्री हो गया, छुटकारा मिल गया उसको, थोड़ी सी एनर्जी मिला, वो फ्री हो गया, मेटल के केस में स्पेशली। और ये इसलिए ये वाला जो बैंड रहेगा, ये बैंड बैलेंस बैंड से कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। और इसके ऊपर जो रहेगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो तुम्हारा कंडक्शन में आ जाएगा। दिस इज द कंडक्शन। तो जो बैंड गैप की जो बात की जाती है, दैट बैंड गैप इज द गैप बिटवीन दिस, मतलब ये ऑक्युपाइड, हाईएस्ट ऑक्युपाइड और उसके ऊपर उनके बीच का जो गैप है, दैट गैप इज एनर्जी गैप, आर्बिट्ररी एनर्जी गैप, जिसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मेटल के केस में ये सारे बैंड जो है एक दूसरे से पास रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, बट दिस इज नॉट अ क्वांटम थ्योरी। उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहा था, भाई दोनों आपस में चिपक जाते हैं और फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स, क्लासिकल थ्योरी। लेकिन क्वांटम थ्योरी में भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से रहना है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, सब में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। बस ये है, एनर्जी जो है अलग अलग हो सकता है। और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करेंगे, फर्मी एनर्जी वैल्यू के जब हम कंसेप्ट देंगे, तो उस समय और ये थोड़ा सा क्लियर होगा, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह का होता है। एक फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। आई हैव टाइम? नो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, जहां पर ये जो फर्मी एनर्जी लेवल्स है, इस फर्मी एनर्जी लेवल पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कह तो देते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है, ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैथमेटिकली वो किस प्रकार से होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। एक फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई
to find that density of states. Density of states मतलब किसी specific energy levels पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और ये कितने available energy levels हो सकते हैं, तो इस पर डिटेल से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट मई में मैंने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ था अपने पुराने स्टूडेंट्स लोगों को, वो सेम चैनल पे जिस पे तुम लोग हो उसमें देखना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक बार अगर टाइम मिले तो उसको पलटा लेना, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। हाँ अटेंडेंस दे दो भाई, है ना। कोशिश करना कि तुम लोग उस चैनल पे, जिस चैनल पे मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ उसमें फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फर्मी एनर्जी लेवल्स प्लस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, नहीं 2-30-40 मिनट देखना उसको थोड़ा सा फंडामेंटल फिजिक्स वाले में। हाँ दिस वन, ये किस इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले में, ना इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले। फंडामेंटल फिजिक्स जो है वो एकदम फंडामेंटल 11th लेवल का फिजिक्स है, उसमें मैं सब फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लोगों को पता नहीं, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी।